जय हिंद साथियों, विजन क्लासेस फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। पहले वीडियो में हमने स्वर, उसके भेद समझ लिए थे। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने देख लिया था। तो हिंदी वर्णमाला, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में हम स्वर पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में स्वर हम पढ़ चुके हैं। स्वर में हमने क्या क्या पढ़ा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, हमने क्या क्या समझा है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत, अर्धविव्रत, सम्रत, अर्धसम्रत। ये हमने इनका अध्ययन कर लिया था कल। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो देख लेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, सम्रत, अर्धसम्रत, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो आप सभी लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको स्वरों के बारे में विशेष जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को स्वर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग, ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम व्यंजन के बारे में समझेंगे। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, पहले इसको हम परिभाषित करेंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकारों से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो व्यंजन कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। स्वर को हमने कैसे परिभाषित किया था, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कहलाते हैं स्वर। और व्यंजन कौन कहलाते हैं, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये रही आपकी व्यंजन की परिभाषा। तो बहुत आसान है, आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा। स्वर क्या स्वतंत्र है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आइए व्यंजन के प्रकार समझते हैं। व्यंजन के प्रकार समझते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं।
व्यंजन के भेद। व्यंजन जो होते हैं वो मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये मुख्य 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन एक नया और प्रकार माना गया है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो हम मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक अगला प्रकार, क्योंकि 2 वर्णों से 2 व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन जो बन गया उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो ये अलग से प्रकार मान लिया जाता है। तो ये इन स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम बहुत आराम से और पूरे डिटेल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन की। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? अच्छा, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है टच, यानी छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। अब व्यंजन किसको छू रहे हैं? व्यंजन किसी को नहीं छू रहे हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से टकराते हुए, इनको छूते हुए निकलती है, तो उन व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है कि जब जो हमारी जो फेफड़ों से वायु या हवा निकलती है, जो हमारे फेफड़ों से, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनको टच करते हुए या इनको स्पर्श करते हुए निकलती है, उसी को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। तो ज्यादा परिभाषा में हमको लिखना नहीं, बस समझ लेना है परिभाषा। क्या हमने समझा? स्पर्श व्यंजन वो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में जो हमारे फेफड़ों से हवा आती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है, तो उसी को हम बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि उसने मुख के किसी विशेष भाग को, चाहे वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ, उनको स्पर्श किया है। तो ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वो का से मा तक होते हैं। कितने होते हैं? का से मा तक। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं? का से लेकर के मा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी का से लेकर के
मां तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी ये होता है हमारा का वर्ग। कौन सा होता है? का वर्ग। ये होता है चा वर्ग। ये होता है ता वर्ग। ये होता है ता वर्ग और ये होता है पा वर्ग। यानी का वर्ग का च ट त प कचट तप। क्या इसको हम बोलेंगे? कचट कचट तप। कचट तप जो होता है हमारा वो स्पर्श व्यंजन होता है। एक वर्ग में, यानी एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। एक वर्ग में कितने वर्ण हुए? 5। 1 2 3 4 5। तो इसी प्रकार से 5 इसमें हुए, 5 इसमें हुए, 5 इसमें हुए और 5 इसमें हुए। टोटल कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, 5 वर्ग है हमारे, तो 25 25 आपके क्या हो गए? स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई। का से लेकर के मा तक हमारे स्पर्श व्यंजन पाए जाते हैं। तो आपको स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। आपको ये जो 5 वर्ग बताए गए हैं आप याद रखिएगा। अगर ये 5 वर्ग हम याद रखेंगे तो आगे इतना बेहतरीन तरीके से आपको कुछ ट्रिक्स बता दी जाएंगी जिससे आप उच्चारण स्थान बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो आपका ये स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर के मा तक होते हैं। अगला प्रकार है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रकार है हमारा अंतस्थ व्यंजन। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अगला हमारा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो परंपरागत रूप से बीच से या स्वर और व्यंजन के मध्य भाग से उच्चरित होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं भैया? ऐसे व्यंजन जो कहां से स्वर व व्यंजन, स्वर व व्यंजनों के मध्य उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जो स्वर व व्यंजनों के मध्य उच्चरित होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। कितने होते हैं? 4। टोटल कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। या, र, ल, व। क्या होते हैं? 4। इसी क्रम में जो या है और वा है इन दोनों को बोल दिया जाता है अर्धस्वर। क्या बोला जाता है इनको? अर्धस्वर बोला जाता है। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि इनको अर्धस्वर क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये व्यंजन और स्वर के मध्य से उच्चरित होते हैं, इसीलिए ये इनको हम क्या बोलते हैं? या और वा। इनको उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि ये अर्धस्वर के समान है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि अर्धस्वर कौन कौन होते हैं। तो या और वा अर्धस्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कौन होते हैं? या और वा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। इसके बाद में
अगला जो प्रकार है हमारा वो है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जो हवा अंदर से निकलती है वो रगड़ते हुए, मुख के विशेष भाग से रगड़ते हुए जब ऊष्मा उत्पन्न करे तो वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अगर उस व्यंजन को हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी वायु मुख के विशेष भाग से घर्षण करते हुए ऊष्मा पैदा करे, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। आपको समझ में आ गया होगा। तो उस व्यंजन की अगर परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय वायु, हमारे फेफड़ों से वायु जो निकलती है या हवा, वायु मुख के विशेष भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करें। ऊष्मा पैदा करें। उस व्यंजन कौन होते हैं? ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय वायु मुख के विशेष भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करे, वो क्या कहलाते हैं भैया? वो कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ये इसको परिभाषित हमने कर दिया। हालांकि एग्जाम में परिभाषा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन उस जैसे अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन वो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं ये जरूर पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से ये परिभाषा भी हमने पढ़ ली। अब उस व्यंजन कौन कौन दिया होते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। ऊष्म व्यंजन मुख्यतः चार होते हैं। चार ही होते हैं। कौन कौन से? ये तीनों सा और एक अक्षर है हा। ये कितने हैं? चार। कितने? चार। तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा। अब इसका पेट बीच में चीरा हुआ है, इसीलिए हम लोग बचपन से इसको पढ़े थे पेट चिरा सा, यानी इसका पेट चीरा हुआ। लेकिन है क्या? ये मूर्धन्य सा, फिर ये दंत सा, फिर ये है ह। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा। ये अभी हम उच्चारण स्थान अभी आगे देखते हैं उच्चारण स्थान, तो उसमें हम इतने बेहतरीन ढंग से समझ बता देंगे कि उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेंगे। अभी फिलहाल आप उतना समझ लीजिए। अंतस्थ ज र ल व उस व्यंजन श श स ह। ठीक है, ये आपके उस व्यंजन हो गए। अगला प्रकार हमने क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन। अब से नाम से ही स्पष्ट संयुक्त, यानी कहीं न कहीं ये दो वर्णों के मेल से बने होंगे या दो व्यंजनों के ये मेल से बने होंगे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन। तो इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो वर्णों से मिलकर होता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है य और चौथा है स्र। ये चार हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। चार हमारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व, चार हमारे उस व्यंजन श स स ह, और चार हमारे संयुक्त व्यंजन थ त्र य और स्र। ठीक है, ये श्रवण कुमार जैसे लिखते हैं वो वाला स्र। ठीक है। अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है
कि जो छ है वो किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, जो छ है हमारा वो किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहीं पर समझ लेते हैं कि जो छ है किन वर्णों से मिलकर के बना है। छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्रा हो गया। तो जो छ है हमारा, एक मिनट रुक जाए, इसको मिटा ही देते हैं, ये इसको बता देते हैं, इसको मिटा करके अच्छे तरीके से लिख ही देते हैं। बता देते हैं आपको। ये आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है और स्त्र है। ठीक है, ये आपने देखा है। तो जो छ है वो किन किन वर्णों से मिलकर के बना है? का प्लस स, क प्लस श। अगर आपको ऐसा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, प्लस आ भी लगा है, क्या लगा है? प्लस आ भी लगा है, तो यहां पर आपको हलंत मिल जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर क के बाद में श में हलंत नहीं है तब ये भी सही है, अगर हलंत है तो फिर आ आएगा, ये सही है। त्र का क्या होगा? त प्लस र प्लस आ, ये आपका त्र हो गया। ज्ञ क्या होता है? ज्ञ वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ज प्लस इया प्लस अ से मिलकर के होता है, ये होता है हमारा ज्ञ। स्रा क्या होता है? ये तालब स प्लस र प्लस अ, इनसे मिलकर के होता है इसका निर्माण। तो छ क श अ आप ना समझ लें। अगर ऐसे कहीं ना दिया हो, ये ऑप्शन में मान लो ये ऑप्शन में ना आया और उसने ऑप्शन में दे दिया क प्लस स, उसने ऑप्शन में दे दिया त प्लस र, उसने ऑप्शन में दे दिया ज प्लस या, उसने ऑप्शन में दे दिया स प्लस र, ये हलंत के साथ। तो इसमें हलंत अगर नहीं लगा है तो फिर आगे आ नहीं लगेगा। हलंत का मतलब होता है जब व्यंजन से स्वर निकाल दिया जाएगा तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? हलंत के साथ आ जाएगा। और यहां पर इसमें से स्वर नहीं निकाला गया तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन में इस तरीके से कोई है और इस तरीके का नहीं है तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये आ क्यों अलग हो रहा है समझ पाए आप सभी लोग? इसलिए अलग हो रहा है, जब व्यंजन से आ अलग हो जाएगा तो यहाँ पे हलंत आ गया, यहाँ पे हलंत नहीं है क्योंकि इसमें स्वर है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, सॉरी व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो अगला हमारा आधार क्या है? अगला हमारा आधार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। आप विधिवत ध्यान से देखिएगा, कभी नहीं बोलेंगे अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। थोड़ा सा इसकी परिभाषा समझ लीजिए। घोष का मतलब होता है क्या? घोष का मतलब होता है, घोष का मतलब होता है कंपन।
घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगे तो वो घोष कहलाते हैं, और ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो वो अघोष कहलाते हैं। तो घोष का मतलब है कंपन। अगर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है तो सघोष या घोष, अगर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है तो होंगे अघोष। क्या होंगे? अघोष होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको घोष का मतलब समझ में आया। वो घोष का मतलब होता है कंपन, ठीक है। अब अघोष कौन होते हैं, सघोष कौन होते हैं, ये भी समझते हैं। तो अघोष सघोष समझने के लिए सबसे पहले हम पहले 5 वर्ग अभी आपको बताए थे, क च ट त प। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क च ट त और प, ये 5 वर्ग है। का वर्ग कौन सा है? का वर्ग में क्या है? क ख ग घ और अंग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? च छ ज झ ञ। फिर अगला है टा वर्ग। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अण। ता वर्ग में त थ द ध न। ये हमारा ता वर्ग हो गया। पा वर्ग को देखते हैं। पा वर्ग में है प फ ब भ म। तो ये हमारे 5 वर्ग हो गए। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे यहीं पर, तो इसी में आ गया कि अल्प प्राण आएगा, महाप्राण आएगा, दोनों चीज हम समझ पाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं। पहले इसको आप 5 वर्गों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब यहीं से समझाते चलते हैं। तो अगली बात आती है अघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का अघोष वर्ण कौन होते हैं? अघोष कौन होते हैं? तो लिख सकते हैं इसको हम, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, अघोष हमने लिख लिया, इसको हम बंद कर लेते हैं। अघोष में क्या लिखा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तो इसमें पहला अक्षर कौन है? का। दूसरा क्या है? खा। तो ये दोनों क्या हो गए? अघोष हो गए, क्योंकि अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अक्षर अघोष होता है। तो ये का वर्ग का पहला अक्षर का, दूसरा है ख, तो ये क्या हो गया? अघोष। और कौन अघोष हो गया? च, छ अघोष हो गया, ट ठ अघोष हो गया। अब बताइए ता वर्ग में अघोष वर्ण कौन कौन से? आप सोचिए जरा, ता वर्ग में अघोष वर्ण कौन कौन से? तो जब पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है, तो ता वर्ग का पहला ये है, ये दूसरा है। इसी प्रकार पा वर्ग में ये हो गए। तो जितने पे हमने गोला बना दिया है, ये आपके क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। क्योंकि अघोष की परिभाषा भी हमने लिखा थी, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अक्षर अघोष होता है। हमने बताया, परिभाषा में हमने क्या बताया था? परिभाषा में हमने बताया था
कि अघोष यानी घोष का मतलब कंपन, वहां का मतलब नहीं। तो जब ये ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अगली बात आती है, तो उम्मीद करते हैं आपको अघोष समझ में आ गया। फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तो क वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, पहला अक्षर है क, दूसरा है ख। च वर्ग का पहला अक्षर च, दूसरा है छ। ट वर्ग का पहला अक्षर ट, दूसरा है ठ। त वर्ग का पहला अक्षर त, दूसरा अक्षर थ। प वर्ग का पहला अक्षर प, दूसरा है फ। तो आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। इसके अलावा अघोष कौन होता है? पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे अघोष कौन होते हैं? अगले अघोष होते हैं आपके स, श, और ह। ये भी आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये भी क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो अघोष वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 आपको ये याद रखना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 ये याद रखना है। ठीक है, इतने आपको अघोष याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक अघोष वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अक्षर अघोष होता है, ये आपके अघोष हो गए। प्लस ये आपके जो ऊष्म वर्ण है, जो ऊष्म व्यंजन है, ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि सघोष, अघोष तो हो गया, अब सघोष कौन होते हैं? अब आगे क्या बताना है? सघोष। अब देखिए, क्या अघोष तो पहला दूसरा निकल गया, अब बचा कौन? तीसरा चौथा पांचवा। कौन बचा? तीसरा चौथा पांचवा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पहला दूसरा अघोष हो गया, तो तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। सघोष होता है। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। ये परिभाषा नोट कर लीजिए। जो सॉरी, ये परिभाषा नहीं है, आपको ये पहचान है कि परिभाषा क्या होगी इसकी? इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, तो वो होते हैं सघोष। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। तो भैया इसको हमने वृत्त से बना लिया, तो इसको हम किससे बना लेंगे? वर्ग से बना लेंगे।
ये जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ग से हम बना रहे हैं, ये सब क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए सघोष वर्ग। कौन से व्यंजन हो गए, सघोष। तो ये हो गया, इधर नोट कर लीजिएगा, ये है अघोष, ये है सघोष। ठीक है, अघोष में हमने क्या पढ़ा था, तीनों सा और हा, ये भी अघोष में आ गए थे। ठीक है, यानी अघोष में आपके ये अक्षर हो गए थे कि सा हो गए थे, लेकिन हम सघोष में क्या होंगे, सघोष में आपके अंतस्थ कौन से व्यंजन होंगे आपके, या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये भी आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और ये कौन से व्यंजन के भेद में हमने पढ़ा था, अंतस्थ व्यंजन। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो आपको सघोष और अघोष समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। जितने भी आपका वर्ग से दर्शाया गया वो है सघोष, जितने भी सर्कल या वृत्त से दर्शाया गया वो क्या है, अघोष है। ठीक है, प्लस ये अघोष है, ये क्या है, अघोष है, ये क्या है, अघोष है। क्या है ये, अघोष है। और या अलावा ये सघोष है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं। ये तो घोषत्व के आधार पर हो गया। आगे बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। किस पर, प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये घोषत्व के आधार पर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं प्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, प्राण के आधार पर, प्राण का मतलब होता है भैया, प्राण का मतलब होता है हवा या वायु। प्राण क्या है, हवा ही तो है। गांव में अक्सर जो है बोला जाता है कि हमारे अंदर क्या हवा है, और जिस दिन ये हवा निकल गई उस दिन इस शरीर का कोई मतलब नहीं। तो प्राण का मतलब क्या है, हवा। प्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद, प्राण का मतलब हवा, अर्थात जिनको कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं। प्राण का मतलब क्या है, हवा, लिख देते हैं। प्राण का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हवा। प्राण का अर्थ है हवा। अब एक प्राण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब महाप्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण का। अब प्राण का अर्थ है भैया हवा, प्राण का अर्थ है हवा। तो अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब कम। जिन वर्णों को बोलने में क्या कम हवा निकले, कम हवा निकले, तो वो होता है अल्प प्राण। जैसे आराम से समझिए। महाप्राण नाम ये क्या, महाप्राण। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि हिंदी साहित्य में किस कवि को महाप्राण के उपनाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में किस कवि या लेखक को महाप्राण कहा जाता है, इसको आप
बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। महाप्राण जिसमें कम हवा निकली तो वो अल्पप्राण, और जिसमें हवा ज्यादा निकले तो वो होता है आपका महाप्राण। क्या होता है वो? महाप्राण, ठीक है। तो अब समझ गए आप, प्राण करता है हवा कम, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में कम मेहनत लगी। दूसरी भाषा में समझ लीजिए कम मेहनत, और दूसरे इसमें ज्यादा मेहनत, यह भी हम कह सकते हैं। जिनको बोलने में कम मेहनत लगे तो वो क्या होते हैं? अल्पप्राण, और जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगे वो होते हैं महाप्राण। तो ये समझ गए होंगे। अभी हम बोल के समझाएंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। इसको मिटाते हैं, आइए अब समझते हैं। फिर हमको वही लिखना है, क्या वही लिखना है आपका कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, कचट, तप। ये हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर क च ट, फिर ट वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। कचट तप, कचट तप, कचट तप, ये होते वर्ग। का वर्ग में का, ख, ग, घ और अंगा। चा में चा, छ, जा, झ, या। टा में ट, ठ, ड, ठ, अण। ता में ता, था, दा, धा, न। और पा में पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों के वेग। अब आगे बात करते हैं अल्पप्राण की। किसकी? अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? हमने बता ही दिया, अल्पप्राण का अर्थ बता ही दिया इससे पहले। अब अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं तो इसको याद रखेंगे। क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ग, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। यहीं पर आप समझ लीजिएगा। अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा अक्षर क्या होता है? इसको ऐसे याद रखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। अगर इसको शॉर्ट में याद रखें 135, इसको क्या याद रखेंगे? 135। 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण को हम सर्कल से नोट कर लेते हैं। ये अल्पप्राण हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा। इसी प्रकार से पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये आपके क्या हो गए? अल्पप्राण हो गए। क्या हो गए? अल्पप्राण हो गए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो आप लोगों ने यहां तक समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे समझते हैं, आगे अल्पप्राण कौन कौन होते हैं? आगे या, र, ल और व, ये भी क्या होते हैं? हमारे अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? ये अल्पप्राण होते हैं।
तो इतना समझ में आएगा। अभी इससे पहले जारा लावा हमने क्या पढ़ा था, अघोष थे कि सघोष थे, कुछ पढ़ा था क्या हमने पढ़ा था, ये सघोष थे और ये क्या है जारा लावा भी क्या हमारे अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण कौन कौन से हैं, 135 याद रखेंगे, पहला तीसरा पांचवा प्लस जारा लावा, ये हमारे हो गए हैं आपके अल्पप्राण। ठीक है, तो यहां मिटाते हैं आपके ये इतने अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं महाप्राण की। किसकी बात करते हैं आगे, महाप्राण की। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं समझते हैं। महाप्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। जो महाप्राण है वो प्रत्येक वर्ग के, अब ये देखो कौन कौन बचा, दूसरा बचा, चौथा बना है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ग महाप्राण होता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। अब इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, चलो इसको हम वर्ग बना दे रहे हैं। तो जितने आपके वर्ग वाले वर्ण होते जा रहे हैं ये हमारे हैं महाप्राण, और बाकी आपके जो सर्कल वाले वर्ण थे ये क्या थे, अल्पप्राण थे। क्या थे, अल्पप्राण थे। ठीक है, इसके अलावा और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो और महाप्राण जैसे यारा वह हमारे अल्पप्राण हो गए थे। तो महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे, जो महाप्राण हैं तीनों सा और हा, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी क्या है महाप्राण। तो इसको भी आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, ये तीनों सा और हा क्या है, महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो ये महाप्राण वर्ण आपके हो गए। अब आगे बात करते हैं, आपको याद रखना है महाप्राण कौन कौन से हैं, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। तो अगर महाप्राण को कैसे याद रखेंगे, 24 से 2 और 4। अल्पप्राण 135 थे, अल्पप्राण 1 3 5 2 4 आपका महाप्राण, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और चौथा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, अल्पप्राण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। एक मिस्टेक हुई है, हमने हा को अघोष लिखवा दिया था, हा को अघोष लिखवा दिया था, इसको थोड़ा सही कर लेंगे आप सभी लोग। जो हा वर्ण है, जो हा वर्ण है, हा, ये अघोष ना होकर के क्या है, सघोष है। जो हा वर्ण है वो क्या है, सघोष है। हमने थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है कि हा को हमने अघोष में लिखवा दिया था, उसको ध्यान देके हा क्या होता है, सघोष होता है। बस इसको हा सघोष प्लस महाप्राण, हा सघोष होता है और महाप्राण होता है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये हमारे वर्णमाला में व्यंजन हमने ये पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए,
व्यंजन। तो व्यंजनों में हमने क्या पढ़ा? हमने व्यंजन में पढ़ लिया है अल्प प्राण कौन होते हैं, महाप्राण कौन होते हैं, घोष अघोष कौन होते हैं, सघोष कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर बनी, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान ढंग से देखिएगा, जो चीजें हम लिखाएंगे आप लिखते जाइएगा, समझते चलिएगा। और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे और जो चीजें हम बताने वाले हैं अगर ढंग से आप समझ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान। हमको रटने की जरूरत नहीं कि काश कंठ का होता है, चा तालु से उच्चारण होता है, हमको रटने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का, बस समझ लीजिए। अगर समझ डाला तो बेड़ा पार हो जाएगा। वर्णों का उच्चारण कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान समझ लेते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम जानते हैं, सबसे पहले कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ, ये हमारा क्या है, क्रम है, ठीक है। तो हम समझते हैं ये क्या है, कावर्ग, ये होता है चावर्ग, ये होता है टावर्ग और ये होता है तावर्ग और ये होता है पावर्ग, ठीक है। इसको अभी बताया गया था, ठीक है। कितने वर्ग होते हैं, बस इतना ही समझना है। और संस्कृत में जैसे हिंदी में कहा गया क च ट त प, अब हम इसको वर्णों का उच्चारण हम अगर हिंदी के तरीके से याद करेंगे तो हमको बहुत मेहनत लगेगी। हम क्या करेंगे, इसको संस्कृत में पढ़ करके याद करेंगे। देखना कितने बेहतरीन तरीके से याद कर पाएंगे इसको संस्कृत में लेकर के। कैसे, संस्कृत में का वर्ग को कहा जाता है कु, चा वर्ग को कहा जाता है चू और टा वर्ग को कहा जाता है टू और ता वर्ग को कहा जाता है तू और पा वर्ग को कहा जाता है पू। संस्कृत में का वर्ग को कु, चा वर्ग को चू, टा वर्ग को टू और ता वर्ग को तू और पा वर्ग को पू। कु, चू, टू, तू, पू। हिंदी में क्या बोलते हैं, क च ट त प, कचट तप। हिंदी में 5 वर्ग कौन कौन से, कचट तप। लेकिन संस्कृत में इसी को क्या बोला जाता है, कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू। संस्कृत में क्या बोलेंगे, कु, चू, टू, तू, पू। अगर हम कु की जब बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा का वर्ग। अगर हम कु की बात करेंगे, अभी आगे समझना है, अगर हमने जहां पर कु लिख दिया, कु का मतलब क्या है, कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग। कु का मतलब का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन सा अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घ और अंग। अगर हमने कहा कु, कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग में का से लेकर के अंग तक बढ़ाते हैं। अगर हमने कहा चू, चू का मतलब चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। अगर हमने कहा टू, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अगर हमने तू कह दिया, तू का मतलब ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। अगर हमने कहा पू, पू का मतलब भैया पा वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग यानी पा, फा, बा, भा, मा।
आप जीवन में उच्चारण स्थान इसका भूलने वाला नहीं है। आप सभी लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर हमने कहा कू का मतलब कावर्ग, का खा गा गा। हमने कहा चू चावर्ग, टू तावर्ग, तू तावर्ग, पू पावर्ग, यानी कचट तब को हमने किसमें बदल दिया? पुचू टू तू पू में बदल दिया। और इसका प्रयोग किसमें होता है? संस्कृत में। तो संस्कृत हमारी है, उसमें पुचू टू तू पू कहा जाता है, लेकिन हिंदी में क च ट त प वर्ग कहा जाता है। अगर जितना आप समझ गए हैं तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि आप उच्चारण स्थान बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः समझा देते हैं। अगर हम कू कहेंगे, कू का मतलब का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से का खा गा गा। अगर हमने कहा चू का मतलब चा वर्ग, च छ ज झ ञ। हमने कहा टू का मतलब टावर में टा ठ ड ढ ण। हमने कहा तू का मतलब तावर्ग में त थ द द न। और हमने कहा पू का मतलब पावर्ग, पा फ ब भ म। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप भूलने वाले नहीं है कि वर्णों का उच्चारण स्थान हम भूल जाएं कभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो बताइए, कू का मतलब कावर्ग, चू का मतलब चावर्ग, टू का मतलब टावर्ग, और तू का मतलब तावर्ग, पू का मतलब पावर्ग। ठीक है, तो पहले हम क्या याद करते हैं, देखिए समझिए। आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसको याद कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। कैसे याद करेंगे? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। एक बार बोलने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसको ढंग से लिख लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट करके लिखिए। ये हमारा कंठ से उच्चारित वाले जितने भी वर्ण सब इसमें आ गए। अब कैसे आ गए समझते हैं। छोटा आ यहां पर दिख रहा है। छोटा आ का मतलब छोटा आ। जब छोटा आया तो छोटे के साथ क्या आएगा? बड़ा भी आएगा। अगर आपका छोटा भाई है, बाजार जा रहा है, अकेले जा रहा है, तो क्या आप जाने देंगे? वो छोटा है, साथ में आप भी जाएंगे। तो जब छोटा आया तो छोटा के साथ क्या आ गया? बड़ा भी आ गया। तो आ से आ और बड़ा। और कू यहां पर क्या आ गया भैया? कू आ गया है। क्या आ गया? कू आ गया। अभी जस्ट पहले हमने बताया कू का मतलब होता है कावर्ग। कू आया, कू का मतलब क्या हो जाएगा? कावर्ग। क्या आ जाएगा? कावर्ग। अभी हमने कहा कू का मतलब कावर्ग, चू का मतलब चावर्ग, टू का मतलब टावर्ग, टू का मतलब तावर्ग और पू का मतलब पावर्ग। सिंपल सा है। तो कू का मतलब कावर्ग। कावर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, ख, ग, घा और अंगा। यानी छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, घ, अंगा। आगे लिखा विसर्जनीया नाम। आगे देखिए ये हा लिखा है, इसको भी ध्यान दीजिए। आगे ये क्या लिखा है? हा लिखा है। तो का वर्ग के बाद में हा भी आ जाएगा। हा के बाद में ये देखो लिखा है विसर्ज, विसर्जनीया नाम यानी विसर्ग। और विसर्ग कौन है? हिंदी वर्णमाला में विसर्ग ये अक्षर। कौन सा अक्षर है? ये इस वाले अक्षर को क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इन सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो आ से छोटा आ बड़ा, कू से का वर्ग,
कु से का वर्ग में क ख ग घ अंगा आ गया और हा आ गया यहाँ पर हा। उसके बाद विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग आ गया और इन जितने हैं सब इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ। तो आपको कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको पता चल गया होगा। ये इतने वर्ण आपके कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। किससे उच्चारित होने वाले हैं? कंठ से उच्चारित होने वाले ये वर्ण हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, छोटा बड़ा कु से का वर्ग, हा आपका हा गया है, ये क्या है? ये हा है, ठीक है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, हमने संस्कृत से रिलेट करके हिंदी की वर्णमाला को याद दिला दी। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण छोटा बड़ा का वर्ग का गा हा और आ, इनका उच्चारण स्थान कहां से है? कंठ से। कहां से? कंठ से, ठीक है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं। दूसरा आपका फार्मूला है ई चू यसानाम। ये सब एक में है लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। युचु यसानाम तालु, ये पहला आपका, ये दूसरा है। जिसको चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए या संस्कृत के अनुसार समझ लीजिए, लेकिन आप इसको रट लेंगे तो आप उच्चारण स्थान जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। इचु यसाना तालु, अब भैया ई आया है, छोटी ई आया यानी ई है। चू का मतलब चावल, चावल में च छ ज ज ञ और या स नाम तालु, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब कैसे समझेंगे? छोटी ई आया ई से छोटी, जब छोटी आई है तो बड़ी भी तो साथ में, जैसे छोटा भाई बाजार गया तो बड़ा भाई भी तो साथ में जाएगा। तो छोटी बहन बाजार जा रही तो बड़ी बहन भी तो साथ में जाएगी क्योंकि वो छोटी है। तो बड़ी छोटी के साथ क्या आ जाएगा? बड़ी ई आ जाएगा। और चू आ गया, चू का मतलब क्या आ गया? चावल। अभी पहले ही हमने बता दिया था, चू का मतलब चावल। और चावल में कौन कौन सा अक्षर है? चा है, छा है, ज है, झ है और ञ है। यानी छोटी ई बड़ी चावल, च छ ज झ ञ हो गया। अब आगे देखिए या लिखा है, यानी या का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। आगे देखिए ये तालब सा लिखा, तालब सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये हमने सा लिख दिया और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उम्मीद करते हैं इस समझ में आ गया होगा। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, उसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, इचु यशा नाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु। तो छोटी चू या सा नाम तालु, यानी छोटी ई बड़ी ई, चावल यानी च छ ज झ ञ, या और तालब सा, इनका उच्चारण स्थान भैया क्या है? इनका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है इनका उच्चारण स्थान? तालु है। तो आपको ये दो ट्रिक समझ लीजिए या संस्कृत से रिलेट करके आप जो भी समझ लीजिए, आपको बस याद करना। हम कहां से याद करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता। हमारे सवाल जवाब, हम सवाल हमारे सही हो जाए, जवाब सही दे पाए, बस यही हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो आपको ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण याद हो गए होंगे और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण याद हो गए। आगे देखते हैं। अब तालु हो गया है, अब मूर्धा से, मूर्धन से उच्चारित होगा क्योंकि पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धन में आएगा, ठीक है। क्या आएगा? मूर्धन में आएगा। तो अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक कह लीजिए जो भी है, ऋतु रसाणाम मूर्धा,
ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या रखेंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, उसको याद रखेंगे। री का मतलब, री एक स्वर है, सबको पता है ऐसा स्वर। री आ गया। टू का मतलब भैया, टू का मतलब क्या हो गया? टू का मतलब टावर। टू का मतलब टावर। टावर में कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढ और अड़ा। फिर आगे क्या बचा? रा। रा बन लिख लिया। इसके बाद हमने ये देखो सा, ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है। मूर्धन्य सा, इस सा को मूर्धन्य सा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका उच्चारण क्या है? मूर्धा है, ये वाला सा। और इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले हो, री से री, टू से टावर, टावर में टा, ठा, डा, ढा, रा, रा से रा, ये सा से ये वाला सा। इन सभी का उच्चारण क्या स्थान क्या है? मूर्धन्य। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, टू का मतलब टावर, टावर में टाटा गंदा अड़ा, फिर रा और मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान क्या दिया? मूर्धन्य। ठीक है, ये तीसरा था। चौथा है क्योंकि लेतु, चौथा क्या लिखेंगे? लेतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता। क्या हो जाएगा? ऋतु लसानाम दंता। जैसे हिंदी में री होती है, उसी प्रकार संस्कृत में ली होती है। चूंकि लिरी हमको हिंदी में नहीं है, ये लिरी जो है वो हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो लितु, लिरितु, इसको क्या पढ़ेंगे? लिरी, लिरी, लिरितु लसानाम दंता। लिरितु लसानाम दंता। क्या है ये? लितु, अब चूंकि लिरी हमारे हिंदी में नहीं तो इसको नहीं लिखते हैं। और तू का मतलब क्या हो गया भैया? तू का मतलब तावर। तू का मतलब तावर। और तावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ताता है, थाता है, दाता है, धाता है, नाता है। इसके अलावा ये तावर्ग हो गया। अब आगे क्या है? ला। क्या है? ला। तो हमने ला भी लिख दिया। इसके आगे ये क्या, कौन सा सा है? दंत सा है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत या दांत। दंत या दांत। तो तावर्ग है लितु लसानाम दंता। लितु लसानाम दंता। लितु लसानाम दंता। लितु का मतलब तावर्ग, तावर्ग में ता, था, दा, धा, ना। लितु लसानाम, ला, फिर दंत सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। ये दांत से, अर्थात ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है। आगे बात करते हैं, पांचवा है हमारा अंतिम, उपु पद्मा निया नाम ओष्ठो। उपु पद्मा निया नाम, उपु पद्मा निया नाम ओष्ठो। भैया ओष्ठो सबको पता होगा कि ओष्ठो मतलब ओंठ, ओष्ठो मतलब होंठ। ठीक है, ओष्ठो होंठ, यानी ये जो आपकी ट्रिक है या कह लीजिए ये क्या है? ओष्ठ यानी होंठ से उच्चारित होने, यानी होंठ के सहयोग से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में है। ऊ आया, छोटा ऊ आया, तो भैया जब छोटा ऊ आएगा तब क्या आएगा?
बड़ा ऊ भी आएगा। और पू का मतलब क्या होता है? पू का मतलब होता है पावर्ग। इस पू का मतलब क्या हो गया? इस पू का मतलब पावर्ग, ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ साथ में आएगा। पू का मतलब पावर्ग। ये क्या होते हैं? इनका पावर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है भैया? ओष्ठ है। ओष्ठ है। क्या है इनका उच्चारण स्थान? ओष्ठ है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर्ग यानी पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो उपु पद्मानीया नाम ओष्ठो। पू का मतलब पावर, पू का मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे भी कुछ वर्ण छूट गए हैं, अभी इतने वर्ण आ गए हैं। आगे देखते हैं। देखते हैं आगे। तो हमने क्या लिखा? पहले लिख लेते हैं कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? छोटा है और बड़ा है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय, कु का मतलब का, ख, ग, घ, अंगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। हा गया, क्या है? हा। और विसर्ग। इतने वर्ण किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की ट्रिक क्या होता है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अ बड़ा, कु का मतलब कावर का, हा और विसर्ग। इन कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से। अगला था तालु। तालु से क्या था? ईचु यसा नाम तालु, यानी छोटी ई और बड़ी ई। ईचु, चू का मतलब चावर। चावर में चा, छा, जा, झा और या गया। इचु यसा नाम तालु। तो इचु, चू से आएगा चावल, इचु यसानाम तालु। फिर बचा या और ये तालब जैसा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। अगला है मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले। मूर्धन्य वाले से की ट्रिक क्या थी? मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले वालों की ट्रिक थी ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा। री का मतलब ये री हो गई। टू का मतलब टावर, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। रसाणा यानी ये रा हो गया और ये वाला सा हो गया, ठीक है। ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। अगला हमने क्या पढ़ा था? लितु लशानाम दंता, यानी दंत वर्ण कौन कौन से हैं? दांत की सहायता से बोले जाने वर्ण कौन कौन से हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो दंत से क्या थी ट्रिक? दंत से हमारी क्या थी ट्रिक? दंत से थी लितु लशानाम दंता। लेना नहीं है तो तू आ गया। तू का मतलब ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। लितु लशानाम दंता, ये ला आ गया और ये सा आ गया। तो ता, था, दा, धा, ना और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अगला था उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ। तो उपु यानी ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? ओष्ठ का मतलब होंठ के सहयोग से या होंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण
कौन कौन से है? तो उपपद यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ का मतलब पावर, पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण ये कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहां तक आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कंठ से कौन कौन से वर्ण है, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसके बारे में आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए तो सबसे बेहतर है। ठीक है, आगे कौन कौन से वर्ण बचे? अगर हम देखें इसमें स्वर कौन कौन से बचे? देखो छोटा आ गया, बड़ा आ गया, छोटी आ गई, बड़ी आ गई। ठीक है, ऋण भी आ गया। अब इसमें ए नहीं आया है, ओ नहीं आया है। क्या नहीं आया? ए नहीं आया है और ओ नहीं आया है। तो भैया क्या बचा? ए बचा और आए बचा, ओ बचा और औ बचा। फिर दो अयोगवा नहीं आए हैं, अन और आ, वो नहीं आए, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहां तक हो गया, लेकिन इसमें एक व्यंजन भी नहीं आया है। कौन सा? थोड़ा सा इसको देखो और बताओ, इसमें से एक व्यंजन कौन नहीं लिखा है? भैया वाह नहीं लिखा। क्या लिखा नहीं है? वाह। और वाह का उच्चारण स्थान क्या है? वाह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से वाह का उच्चारण होता है। तो वाह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ के सहयोग से वाह का उच्चारण होता है। तो वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। बाकी आपके ये लिख दिए गए हैं। ठीक है, फिर यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, आगे जो बचे हैं उनको बताते हैं। ठीक है, आगे बचा है हमारा ए, आए, ओ, औ, अन, आ। इनका उच्चारण स्थान दिया क्या है? ये बचे हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये बचे हैं। तो अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें? ए की, तो ये एक संयुक्त स्वर होता है। ये क्या है? एक संयुक्त स्वर है। क्यों? क्योंकि जब छोटा आ छोटी ई से मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। यही तो हमारी संधि है। इसीलिए कहते हैं अगर आप वर्णमाला ढंग से पढ़ लिए तो जो संधियां हैं चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर छोटा और छोटी मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो क्या इस संधि में आप क्या देखते हैं? जैसे देवेंद्र की संधि कितना, देव प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर ए बन जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा संयुक्त स्वर है। और आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान भी क्या बताया? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और ई का इचु ऐसा नाम तालु। क्या है? तालु है। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है? ये बना है। तो भैया इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंठ तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। समझ गए कंठ तालु कैसे बना? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु कैसे बना? क्योंकि ए का निर्माण होता है आ और ई से, और आ है कंठ से उच्चरित होने वाला वर्ण और तालु से उच्चरित होने वाला है ई, और इन दोनों के संयोग में होता कंठ भी आएगा, तालु भी आएगा। तो कंठ और तालु। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। तो अब भैया जो ए है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो ए और आय इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। कंठ तालु कैसे बना हमने बता दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं ओ का। ओ का उच्चारण स्थान। अब ओ अगर हम ध्यान से देखें तो ये किन वर्णों से मिलकर बनता है? ये बनता है जो ओ है
छोटा आ और उ से मिलकर बनता है क्या, ओ बनता है। छोटा आ क्या है, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठ है। तो यह संस्कृत में है, आप ऐसे याद कीजिए। छोटा आ का है कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। क्या उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है। क्या उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है। तो कंठ ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ है। तो ओ के साथ औ भी आएगा। तो ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, और ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। क्या है, कंठोष्ठ। क्या है, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, आगे बचा अनुस्वार, क्योंकि विसर्ग तो आ गया, अकु विसर्जनीयानाम कंठः, तो उसमें विसर्ग आ चुका है। तो उसमें विसर्ग आया, बचा क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुस्वार से नासिका। यानी जो यह अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है इसका उच्चारण स्थान, नासिका। क्या है इसका उच्चारण स्थान, नासिका। नासिका से कुछ वर्ण और भी उच्चरित होते हैं, कौन कौन से, तो इतना समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। नासिका से प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो भी कहां से उच्चारित होता है, नासिका से। तो नासिका से या आपको पहले देखिए, का खा गा गा अंगा, ठीक है, अंगा गया। चा छा जा झा या गया। टा ठा डा ढा अड़ा गया। ता था दा धा ना गया। पा फा बा भा मा गया। और आपका क्या बचा, अनुस्वार। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है, नासिका से होता है। कहां से होता है, नासिका से होता है। आगे क्या बचा, आगे बचा आपका लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, वो आपका र हो जाएगा। दूसरा पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, वो है ल। अगला एक पूछा जाता है, अगला पूछा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पूछा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, ये डा के नीचे बिंदी लगा दी और ढा के नीचे बिंदी लगा दी, ये हो गया हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आपकी पूरी वर्णमाला यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सभी लोग 2 से 3 बार इसको देखिएगा, आपकी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए।